हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं MHA 5 जो आपका इग्नू का MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, जो आपका अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो सकती है आपको इन टॉपिक्स से। ठीक है, और इसके बिना भी हमारे कुछ MHA 5 के वीडियोस अपलोडेड ऑलरेडी हैं चैनल पे, तो अगर आपने वो नहीं देखी वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल होंगी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, इंडिया का जो है, इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, और यही क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है। दूसरी इसकी कौन सा फॉर्म हो सकती है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट वर द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस व्यूज़ ऑन कॉलोनियल रूल। ओके, जो नेशनल हिस्टोरियंस थे, नेशनल हिस्टोरियोग्राफी थी, ठीक है, वो क्या, उनका क्या पर्सपेक्टिव था ऑन द कॉलोनियल रूल, ऑन द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी की बहुत फेमस थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने दादा भाई नौरोजी हैज़ प्रोवाइडेड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे जो है ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था, हाउ द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक प्लेस। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया में, इंडिया में पॉवर्टी आई, ठीक है, गरीबी हुई, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ये जो पॉइंट्स हैं क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो ये हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक, जो नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाड़े, JV जोशी, ठीक है, इन सब ने जो है सपोर्ट किया दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि हाँ इंडिया से जो है वेल्थ जो है ड्रेन हो रहा था फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ओके, और सिमिलरली एक और नेशनलिस्ट इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक प्रोवाइड किया, दैट वाज RC दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, RC दत्त का एक फेमस वर्क था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने जो है इकोनॉमिक क्रिटिक प्रोवाइड किया ब्रिटिश रूल का। ठीक है, तो ये जो सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, दे हैव बेसिकली आर्ग्यूड कि जो ब्रिटिश रूल है, इट हैड एक्चुअली लेड टू इम्पॉवरिशमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी आई, ठीक है, और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक्चुअली अभी जो है ब्रिटिश इकोनॉमी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बन गई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या लगा सकते हैं कि देखिए जैसे इंडिया था, इंडिया यहाँ पे, इंडिया से रॉ मटेरियल्स वगैरह भी एक्सपोर्ट होने लगे थे, राइट, ब्रिटेन के लिए, और ब्रिटेन के लिए जो है इंडिया मार्केट भी बन गई थी फॉर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, राइट। तो इसलिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, इट वाज मेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन इकोनॉमी, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी को उस तरह से जो है बिल्ड किया गया, डिज़ाइन किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, वैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को मॉडिफाई किया गया। यहाँ पे इंडियन जो हमारी इकोनॉमी थी, वो जो बेसिकली जो है अभी जैसे इंडियन एग्रीकल्चर था, ठीक है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे, राइट, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन मार्केट्स में हो रही थी, तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमी, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब जो ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, ठीक है, सो दे हैव अडॉप्टेड 2 मेजर पॉलिसीज़, जिनसे हमारी जो इकोनॉमी है उनको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिसी वाज फ्री ट्रेड, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रिटेन, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते थे, वो हमारे जो इम्पोर्ट्स थे, ठीक है, ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट्स होते थे,
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, उन पे जो है ड्यूटीज़ वगैरह कम कर देते, फ्री ट्रेड को प्रमोट करते थे, ठीक है, सो दैट वहाँ का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में सेल हो सके, ठीक है। तो उनको प्रमोट करने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने फ्री पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड यूज़ की, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी, दे वर अफेक्टेड वेरी नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, ठीक है, दे वर डिस्ट्रॉयड बेसिकली, ठीक है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। हमारा यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, हमारी सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ, अब रूरलाइजेशन इंक्रीज हो गया था, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन को हम जैसे ट्रेड से लिंक करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से लिंक करते हैं, जब वो सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिस्ट्रक्ट हुआ, तो जो लोगों ने अब क्या कर लिया, लोग अब जो रूरल एरियाज़ में जाने लगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे वो करने लगे, तो उससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो है रूरलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो और डाउनग्रेड होती गई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें जो है हम बैक टू रूरलाइजेशन पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उधर जो एम्प्लॉयमेंट थी दैट गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, दैट गॉट डिक्लाइंड, वो कम हो गई थी, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्रीज ही बेसिकली डिस्ट्रॉय होने लगी थी ड्यू टू फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेजर पॉलिसी जिसका इंडिया पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, दैट वाज हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो जो ये रेवेन्यू चार्ज करते थे इंडिया से, ठीक है, इंडिया के पीजेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पीजेंट्स थे, ठीक है, फार्मर्स थे, तो ये लैंड रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई होता था, ठीक है, क्योंकि उनको तो अपने एक्सपेंडिचर्स को देखना होता था, ब्रिटिशर्स को उनको अपने खर्चे देखने होते थे, राइट, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो यहाँ पे पीजेंट्री थी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है, फिर वो लोन्स वगैरह लेने लगे पीजेंट्स, ठीक है, तो उससे जो है फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको जो है लोन्स मिलते थे, तो मनी लेंडर्स भी अपनी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है, फिर अगर कई बार क्या होता था, रेवेन्यूज़ वगैरह नहीं पे कर पा रहे फार्मर्स, तो उनकी लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, लैंड जब्त ली जाती थी, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे फार्मर्स थे दे ऑल्सो गॉट एक्सप्लॉयटेड, ठीक है, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, और साथ के साथ हमारा एग्रीकल्चर भी जो था वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट किया ब्रिटिशर्स ने, उसका भी जो है हमारे जो पीजेंट्स थे, ठीक है, फार्मर्स थे, उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, और इन सब चीज़ों के कारण जो है लैंडलेसनेस बढ़ी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह कॉन्फिस्केट हो रही थी, ठीक है, जो ज़मीनें थी किसानों की उनको कॉन्फिस्केट किया जा रहा था, उन पे कब्जा किया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लैंडलेसनेस बढ़ी, और उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ तो जैसे ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत ज़्यादा और रिच बन गए, ठीक है, कुछ जो थे वो बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स बन गए, तो डिफ्रेंसिएशन जो थी पीजेंट्री में, ठीक है, एक आपको बहुत क्लियर डिफ्रेंसिएशन अब दिखने लगी थी अमंग आर पीजेंट्री, हमारे जो फार्मर्स थे उनके बीच में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये जो ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई बाय द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इंडिया का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया, इनके कारण ही जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं दे सेड कि इनके ड्यू टू ऑल दिस इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे फैमिन्स होते थे, ठीक है, वो बढ़ने लगे। आपको पता है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली जो है फेमीन्स आने लगे थे, ठीक है, जो मॉर्टेलिटी रेट था वो भी इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है, जो लोग मर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नंबर इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि ड्यू टू दीज एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़, ठीक है, ये सारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, ठीक है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिनसे इंडियंस के हर सेक्शन जो है डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है, उन्हीं के कारण फेमीन्स भी बढ़े और हमारा मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो जस्ट अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे थे,
इंडिया को जो है सोर्स बना रहे थे ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जैसे हमने बात की, और मार्केट बना रहे थे अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। इनकी वजह से जो है यहाँ पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो डाउनग्रेड हुई, ठीक है, और ना कि जो ये है इंडियंस की कोई प्रॉब्लम थी, ये ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है गड़बड़ हुई, ठीक है। सो दिस वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, ठीक है, नेशनलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये पर्सपेक्टिव था, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और बेसिकली उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के डाउनफॉल का जो मेन फैक्टर था दैट वाज ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। और इसीलिए जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रेस किया उस टाइम पे कि हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको टैरिफ प्रोटेक्शन मेजर्स की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ टैरिफ, क्योंकि फ्री ट्रेड हो रहा था, ब्रिटिशर गुड्स जो हैं इंडियन मार्केट्स में आप देखेंगे भर भर के उस टाइम पे आ रहे थे, राइट। तो उनके अगेंस्ट जो है ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आरसी दत्त, इन्होंने डिमांड की कि हमें कुछ जो है टैरिफ प्रोटेक्शन मेजर्स चाहिए होंगी, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज़ जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेपर, शुगर, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स पे हमें टैरिफ मेजर्स चाहिए सो दैट हम जो है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन्होंने ऐसे डिमांड्स को रेज़ किया, बट हाँ वो इग्नोर की गई बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ठीक है, कैसे इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, कैसे जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उन्होंने इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इंडियंस के डिफरेंट सेक्शंस को, ठीक है, वेदर इट वाज एग्रीकल्चर, ठीक है, वेदर इट वाज सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी इंडस्ट्रीज सब जो है बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, इट इज़ ब्रह्मदया एंड अगरहरा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्मदया एंड अगरहरा, ठीक है। अब ये जो आप देखोगे ब्रह्मदया की बात करते हैं या इफ़ वी टॉक अबाउट अगरहरा, दिस वर बेसिकली लैंड ग्रांट्स, ठीक है, लैंड ग्रांट्स थी जो कि ब्राह्मण्स को, ठीक है, प्रीस्ट्स को उनको जो की जाती थी बाय द किंग्स, ठीक है, तो उनको ये बोलते थे कि ब्रह्मदया या अगरहरा, ठीक है। तो 9 to 13 सेंचुरी का अगर आप पीरियड कंसीडर करते हैं, उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर, हमारी जो मिडीवल अगर हम इकोनॉमी की बात करें उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है मेन सेक्टर था ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और इसीलिए मतलब आप उस टाइम पे आप देखेंगे कि 9 to 13 सेंचुरी के ड्यूरिंग जो है हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ ऑफ लैंड ग्रांट इकोनॉमी, ठीक है, ये जो लैंड ग्रांट्स वगैरह करना बाय द रूलर्स, ठीक है, जो किंग्स लैंड ग्रांट्स करते थे ब्राह्मण्स को या प्रीस्ट को, रिलीजियस आप कह सकते हैं डोनेशंस होती थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ड्यूरिंग 9 to 13 सेंचुरी के बीच में जो मिडीवल पीरियड था, ठीक है। तो अब अगर हम ब्रह्मदया एंड अगरहरा की बात करें, दे वर एक्चुअली कंसीडर्ड एज सुप्रीम दान। अभी जैसे हम अभी भी अगर हम देखें, हम पंडितों को दान करते हैं, ब्राह्मण्स को दान करते हैं, राइट, वो एक सुप्रीम दान की तरह जो है उसको कंसीडर किया जाता है। हम कुछ भी जैसे ओकेजन होता है, कुछ हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, तो रिलीजियस जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जो है दान किया जाता है, राइट। तो इसीलिए जैसे इस बोला गया कि जो धर्म शास्त्र होते थे तो उनको मिडीवल अगर पीरियड की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट मिडीवल पीरियड, उस टाइम पे भी धर्म शास्त्र को जो है फॉलो करते हुए जो रूलिंग फैमिलीज होती थी, किंग्स वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, ब्राह्मण्स को लैंड्स वगैरह ग्रांट कर देते थे, लैंड्स दे देते थे। जैसे कुछ ओकेजन्स पे अगर मान लीजिए कोई किंग है वो वॉर में जीत गया, राइट, विक्ट्री हुई उसकी वॉर में, तो उसने क्या किया, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दे दी, ठीक है, लैंड दे दिया।
या फिर कुछ भी अगर आप देखिए कोई ऐसा एस्ट्रोनॉमिक फिनोमेना होता था, मान लीजिए कुछ ग्रहण है, एक्लिप्स है, ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अभी आज भी ये होता है कि जब कुछ ग्रहण वगैरह होते हैं हम दान पुण्य करते हैं, राइट। तो उसी तरह से जो है कुछ अगर एस्ट्रोनॉमिक फिनोमेना होते थे, फॉर एग्जांपल एक्लिप्सिस वगैरह होते थे, तो ब्राह्मण्स को जो है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लैंड्स वगैरह ग्रांट की जाते थे, जिनको हम टर्म देते हैं ब्रह्मदया या फिर अगरहारा, ठीक है। तो इनको ये है कि ये जो लैंड ग्रांट्स होती थी, तो बेसिकली यहाँ पे या तो ये बिल्कुल नए एरियाज़ होते थे जिधर क्या है एग्रीकल्चर वगैरह फिर किया जाता था, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग जिधर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा होता था, एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स होती थी, वो गिफ्ट कर दी जाती थी एज अ ग्रांट, मतलब दे दी जाती थी बाय द रूलिंग फैमिलीज, ठीक है, किंग्स के द्वारा। तो ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर था ऑफ द मिडल इकोनॉमी, ब्रह्मदया एंड अगरहारा। और ये आप देखेंगे दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट फीचर, क्योंकि देखिए इससे क्या है, एक साइड तो स्टेट का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि कई लैंड्स जो होती थी देवर अर्लियर अनकल्टिवेटेड, ठीक है, वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं हो रहा होता था, बट वो ऐसे लैंड ग्रांट्स जब दे देते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है फिर कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती थी, राइट। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी। फिर सेकेंडली जो है किंग का जो है रूल भी, मीन्स किंग की आप देखेंगे अथॉरिटी भी एक्सटेंड होती थी बाय दिस ब्रह्मदया एंड अगरहारा, ठीक है। किंग का जो है सिग्निफिकेंस जो है इंक्रीज होता था, और ज़्यादा लैंड उसके अंडर आती थी। इस तरह से जो है ये इकोनॉमिक लाइक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी इसका था, इम्पोर्टेंस था, और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से भी अगर देखें ब्रह्मदया एंड अगरहारा वर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ मिडीवल इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या होता था, ब्राह्मण्स जो होते थे, ठीक है, उनको जैसे लैंड्स वगैरह ग्रांट कर दी गई, फिर कुछ अगर मतलब उनको मैनेजमेंट राइट्स भी साथ में दे दिए जाते थे, कल्टीवेशन वगैरह करने के राइट्स सब जो है ब्राह्मण्स को दे दिए जाते थे इन दिस ब्रह्मदया, ओके। और उसके बाद जो है अगर कुछ टैक्सेस वगैरह भी जो हैं कलेक्ट मिलते थे, ठीक है, मतलब इन लैंड से अगर कुछ टैक्सेस वगैरह भी मिलते थे तो ब्राह्मण्स को ही मिलते थे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ब्रह्मदया। अब हम ब्रह्मदया के कुछ और फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मदया की जैसे हमने बात की कि ये जो है इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी, ठीक है, क्योंकि एक तो स्टेट का एग्रेरियन बेस इंक्रीज होता था और किंग की जो अथॉरिटी थी वो भी एरियाज़ में जो है इंक्रीज होती थी। कुछ एरियाज़ में पहले जो है कल्टिवेटेड नहीं थी, फेलो लैंड्स थी, ठीक है, बट विद दीज ब्रह्मदया एंड अगरहारा जो किंग की अथॉरिटी थी उन लैंड्स में भी इस्टेब्लिश हो जाती थी, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट थे और इकोनॉमिकली भी। अब हम अगर ब्रह्मदया की बात करें, इसकी डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप वाज एका भोगा ब्रह्मदया, ठीक है, एका भोगा ब्रह्मदया, ठीक है, ये नेम से ही पता लग रहा है, एका मीन्स वन, ठीक है। तो जब किसी सिंगल ब्राह्मण को लैंड ग्रांट होती थी बाय द किंग्स, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एका भोगा, ठीक है, एक ब्राह्मण को, ओके। देन नेक्स्ट इज गना भोगा, गना भोगा में कम्युनिटी आ गई, गण आ गया, राइट। तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, जब बहुत सारे कुछ ग्रुप होता था ब्राह्मण्स का, उनको एक लैंड ग्रांट की जाती थी, दैट वाज कॉल्ड गना भोगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप जो थी कि कुछ अगर ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए कुछ उस पर्पस के लिए लैंड ग्रांट की जाती थी तो उसको क्या बोलते थे, विद्या स्थाना, ठीक है, नेम से ही आपको पता लग रहा है विद्या मीन्स एजुकेशन, और इसको घटिका भी बोलते थे, ठीक है। तो सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रह्मदया, ठीक है, ये जो लैंड ग्रांट्स होती थी इनकी डिफरेंट टाइप्स थी जो हमने अभी डिस्कस की, ओके। तो अब और हम अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए अभी हमने किया कि जो ब्रह्मदया थे वो ब्राह्मण्स को जो है लैंड ग्रांट्स दी जाती थी और टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट। बट यहाँ पे जो है
सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही रहते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स के बिना यहाँ पे नॉन ब्राह्मण जो है कल्टीवेटर्स, अब ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट कर दी, ठीक है। फिर जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, टीनेंट्स थे, वो रखे जाते थे कि हाँ यहाँ पे तुम कल्टीवेशन करो। ब्राह्मण्स थोड़ी कल्टीवेशन करते थे, राइट। तो वो नॉन ब्राह्मण कल्टीवेटर्स होते थे जो उन लैंड्स पे रहते थे, ठीक है। और ये जो कल्टीवेटर्स होते थे कई बार पूरा विलेज, जैसे विलेज सेटलमेंट्स होती थी, ठीक है, उनके विलेज कम्युनिटी के लिए भी काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक आपको लैंड लॉर्ड टीनेंट जो है रिलेशनशिप भी जो है बिल्ट होता दिखेगा विद द ब्रह्मदेयस, ठीक है। क्योंकि लैंड लॉर्ड हो गए जो जैसे अभी ब्राह्मण्स बन गए, ठीक है, जिनको लैंड मैनेजमेंट राइट सब मिल गया था, और टीनेंट जो कल्टीवेटर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से लैंड टीनेंट आप कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड टीनेंट और सर्विस रिलेशनशिप एक्चुअली इवॉल्व ड्यूरिंग दिस ब्रह्मदेयस, ठीक है। सर्विस रिलेशनशिप मीन्स अब जैसे पीजेंट्स होते थे वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, राइट, ठीक है, लैंड्स को कल्टीवेट वगैरह करते थे। तो इस तरह से जो है एक लैंड लॉर्ड टीनेंट रिलेशनशिप और सर्विस रिलेशनशिप बना विद दिस ब्रह्मदेयस, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। उसके बाद एक और सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि ये जो ब्रह्मदेयस थे इनके साथ साथ कई बार जो है टेम्पल्स वगैरह भी जो है ग्रांट कर दिए जाते थे। और कई बार क्या होता था कि टेम्पल्स वैसे भी साथ में ब्रह्मदेयस सेटलमेंट्स के साथ होते थे, ठीक है। तो ये टेम्पल्स भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गए थे इन ब्रह्मदेयस का, ओके। और ये जो टेम्पल्स वगैरह मैनेज होते थे ये भी ब्राह्मण्स करते थे उनको मैनेज, या फिर कोई और लोकल डोमिनेंट ग्रुप्स होते थे अदर देन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो वो टेम्पल्स वगैरह को भी मैनेज करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है ब्रह्मदेय का। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर अब जैसे मैनेजमेंट राइट्स ब्राह्मण्स के पास होते थे, ठीक है। और स्टेट जो है वो क्या करती थी, वो कुछ पीजेंट्स वगैरह को करती थी कि हाँ तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करो प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद इरिगेशन के लिए भी जो है स्टेट कुछ लोकल कमेटीज़ वगैरह, समितिज़, कुछ असेंबलीज होती थी, उनको वो जो है वर्क असाइन कर देती ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन वर्क्स का या फिर मेंटेनेंस का, ठीक है। तो ब्रह्मदेव सेटलमेंट्स की मेंटेनेंस का। तो इस तरह से यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम था दैट वाज आल्सो वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है, ब्रह्मदेव्स में। चाहे तो आप टैंक्स की बात कर लीजिए, कैनाल्स की, वेल्स की, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से जो है डेवलप होता था। इनिशियली रूलर्स जो है इनिशिएट करते थे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, बाद में वो मैनेज किया जाता था बाय द लोकल बॉडीज, सबास वगैरह, कुछ असेंबलीज जो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इरिगेशन भी प्रॉपर होती थी इन द ब्रह्मदेयस, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एडवांस्ड फार्मिंग मेथड भी जो है यूज़ होते थे ब्रह्मदेयस में, ठीक है। और एक यहाँ पे ये भी बात बोली जाती है कि जो प्रीस्ट वगैरह थे, ब्राह्मण्स थे, ठीक है, वो अपनी नॉलेज के कारण, उनको एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज होती थी, राइट, ज्ञान होता था, जिसकी वजह से वो कई बार जो है प्रेडिक्शंस कर पाते थे, ठीक है, ऑफ द वेदर, ठीक है, उसकी प्रेडिक्शंस कर लेते थे। और उससे क्या है कल्टीवेशन, ठीक है, अभी कौन सा कैसा वेदर होगा, ठीक है, तो कौन सी जो है क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहिए, कौन सी सीड्स लगाने चाहिए, राइट, वो पूरा जो है इन ब्रह्मदेय जो लैंड्स होती थी, ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स होती थी, वहाँ पे जो है ब्राह्मण्स अपनी नॉलेज के कारण जो है इस तरह से भी आप कहेंगे कि एडवांस्ड मेथड्स यूज़ कर पाते थे, ठीक है, सीजनल कल्टीवेशन के, ओके। और फिर उसके बाद जो है ये सब जो है क्लियरली इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पल्वा पांडे रिकॉर्ड्स, ठीक है। पल्वा पांडे रिकॉर्ड्स में ये सारी जो है एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, कि हाँ वहाँ पे ऐसे एडवांस्ड जो हैं फार्मिंग मेथड्स वर यूज्ड इन द ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसलिए बोल सकते हैं कि ये सब फीचर्स को अगर हम देखें कि ब्रह्मदेय जो थे, ठीक है, ये बहुत इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अर्लियर कुछ अनकल्टिवेटेड एरियाज होते थे, वहाँ पे भी कल्टीवेशन जो है की जाती थी, राइट, ठीक है। बट इसके साथ साथ इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था कि यहाँ पे इसके कारण जो है
सुपर इम्पोजिशन ऑफ सुपीरियर राइट्स इन लैंड हुआ। इसका मीन क्या है कि अब जैसे ब्राह्मण्स थे, ठीक है, उनको सारे राइट्स मिले, राइट, ठीक है, लैंड राइट्स वगैरह मिल गए, मैनेजमेंट राइट्स मिल गए, और पीजेंट्स जो थे, ठीक है, वो कुछ जो है सिर्फ टीनेंट्स बन के रह गए, राइट। तो सुपर इम्पोजिशन हुआ ऑफ सुपीरियर राइट्स, ठीक है, लैंड्स में। तो इस तरह से जो है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ब्राह्मण्स के जो थे वही जो है मेजर बेनिफिशरीज बन गए, ठीक है, उन वही जो है डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था ब्रह्मदया और अग्रहारास का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक भी डिस्कस किया अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ये भी आपके जो है एग्ज़ाम के लिए MHI 5 का भी जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को मिस मत करें, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड अगर आपको MHI 5 के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।